नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग सेव लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है और मुझे नहीं लगता कि मेरी याददाश्त में कभी किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर वहाँ पर सुर्खियाँ बनी हों या वो लक्षद्वीप चर्चाओं में रहा हो या सिर्फ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों, कोई क्रिमिनल घटना हुई हो, कोई ऐसी वारदात हुई हो जिसकी वजह से सुर्खियों में आया हो ये प्रदेश। लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सेव लक्षद्वीप का ट्रेंड चल रहा है। आप में से कुछ यूजर्स ने मेरे से निवेदन किया कि इस पर भी मुझे फोकस करना चाहिए। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या चल रहा है इस पर। तो जब मैंने इंटरनेट पर इसको सर्च करना शुरू किया, लक्षद्वीप से संबंधित खबरें मेरे सामने आने लगी, तो मुझे एक बहुत बड़ा विवाद वहाँ पर नज़र आया। और ये विवाद इस तरह के का है कि जो पूरे देश में इस समय है, एक बीजेपी और बीजेपी का एक विरोध, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आई। और बीजेपी का विरोध करने वालों के लिए सबसे आसान एजेंडा है कि वो बीजेपी पर थोप देते हैं कम्युनल एजेंडा, कि बीजेपी जब जो भी कोई काम करती है वो कम्युनल सोच के साथ करती है, और यही यहाँ पर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जो चल रहा है फ़िलहाल, उसकी मोटा मोटा मैं जानकारी में बता दूं कि यहाँ पर यहाँ के जो प्रशासक हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो प्रफुल्ल पटेल हैं, जो 2010 में रह चुके हैं गृह मंत्री वहाँ पर गुजरात में। अमित शाह जब वहाँ गृह मंत्री हुआ करते थे और जब उन्हें हटाया गया था तो उसके बाद वहाँ पर गृह मंत्री प्रफुल्ल पटेल बने थे और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं। और वो अपना कुछ विकास के कार्य वहाँ पर कराना चाहते हैं, कुछ टूरिज़्म को बढ़ावा देने की वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसके विरोध में पूरा एक माहौल वहाँ ऐसा बना दिया गया है कि जैसे वो कोई कम्युनल एजेंडा लेकर वहाँ पर आए हों और उस कम्युनल एजेंडे के तहत वो अपना काम कर रहे हों। यही सारा घटनाक्रम मुझे लगता है कि वहाँ मेन रीजन इस पूरे घटनाक्रम का बन रहा है। मैंने इस पर और डिटेल में जाने की कोशिश की। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार जो लक्षद्वीप है, वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो किस तरह का है और वहाँ पर किस तरह का प्रशासनिक ढांचा किस तरीके से काम करता है, क्या वहाँ की फंक्शनिंग है, इन सब चीज़ों पर जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लक्षद्वीप के बारे में मैं बताऊं कि लक्षद्वीप केरल से 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, समुद्र में। आप सब जानते होंगे समुद्री इलाका है। यहाँ पर कुल 39 आइलैंड है, 39 आइलैंड है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से यहाँ की आबादी 64,429 है, यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख हो गई होगी पिछले 10 साल में, अगर बढ़ी होगी तो। यहाँ जाने के लिए आपको कोच्चि से फ़्लाइट पकड़नी होती है और यहाँ की साक्षरता दर 91.85% है, जिस तरह से केरल की है। केरल के नज़दीक है, तो जो कोच्चि हाई कोर्ट है वही यहाँ का न्यायाधिकरण क्षेत्र आता है। यहाँ के सारे मामले वो कोच्चि हाई कोर्ट में केरल में जाते हैं। और जो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों, वो इस तरीके से है कि इसे एक डिस्ट्रिक्ट माना गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, 2 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, और यहाँ पर जो पुलिस होती है, पुलिस का नियंत्रण होता है प्रशासक के हाथ में। प्रशासक को यहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो कि आर्टिकल 239 के तहत नियुक्ति की जाती है संविधान में। आज़ादी के बाद जब सब राज्यों का एकीकरण किया गया था, उस समय ये कानून बना था। और अब तक इस पोस्ट पर ज़्यादातर IAS IPS अधिकारियों की पोस्टिंग होती रही थी। और दिसंबर 2020 में जब वर्तमान प्रशासक का निधन हो गया तो वहाँ के जो प्रशासक थे वो बनाए गए प्रफुल्ल पटेल। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये मोदी के खास हैं। गुजरात से तो आने वाला हर व्यक्ति वैसे भी मोदी का खास ही बता दिया जाता है मीडिया के हिसाब से। पुलिस पर मैंने बताया कि प्रशासक का नियंत्रण होता है। यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर मलयाली भाषा बोलते हैं। और सबसे ख़ास बात, यहाँ जो एजेंडा जिस चीज़ पर फोकस हो रहा है, जिस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है कम्युनल, वो ये है कि यहाँ पर 97% आबादी मुसलमानों की है, हिंदू केवल 2.77% हैं। और प्रफुल्ल पटेल
जो दमन और दीव हैं केंद्र शासित राज्य, उनके भी प्रशासक थे। और जब वर्तमान प्रशासक का निधन हुआ पिछले साल दिसंबर 2020 में, तो प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार ने वहाँ का भी चार्ज दे दिया। अब प्रफुल्ल पटेल वहाँ पर टूरिस्ट और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ बदलाव चाहते हैं। जैसे कि उनका कहना है कि यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट्स और बार में शराब की परमिशन दी जा रही है, इसके लिए वो कुछ बदलाव लाने वाले हैं, इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा वो यहाँ पर जो बीफ खाने का कानून है उसे लागू करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बीफ नहीं खा सकता। इस बात को लेकर विरोध हो रहा है कि यार ये तो मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर बीफ खाने पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। प्रफुल्ल पटेल का तर्क ये है कि जब सारे देश में गौ संरक्षण कानून लागू है तो यहीं लागू करने में क्या दिक्कत है। अगर आपको गौ संरक्षण करना है तो बीफ खाने पर प्रतिबंध लगाना होगा। और ये एक विकास का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा नहीं है। अब इसके खिलाफ प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ वहाँ पर महाभारत हो गई है। केरल में वामपंथियों की सरकार है, विपक्ष कांग्रेस का है, वो सब लोग भी उन पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे ख़ास बात यह है कि लक्षद्वीप के जो सांसद हैं वो मुस्लिम हैं। मोहम्मद फैज़ल एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उससे आते हैं। आपको ध्यान होगा कि शरद पवार की पार्टी ने, एनसीपी ने केरल में भी अपनी दखल बनाई थी, वहाँ पर भी इनके कुछ सांसद बने थे और वहाँ पर कुछ इनके विधायक भी रहे थे। और पूर्व सीएम के करुणाकरण एक बार एनसीपी में शामिल हो गए थे। तो एनसीपी का बेस केरल के साथ साथ यहाँ भी बना है। और मोहम्मद फैज़ल 45 साल के हैं, युवा सांसद हैं और 2014 और 2019 लगातार 2 योजनाओं से यहाँ के सांसद हैं। और उनका भी ये कहना है कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं, जो अपना एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर, वो कम्युनल एजेंडा है। मुस्लिम इलाके में आप मीट गाय का खाने की परमिशन देने से इनकार कर रहे हैं। उनके खिलाफ वहाँ पर कुछ प्रदर्शन भी करवाए गए हैं जिसमें कुछ छात्र शामिल रहे। और इनमें जब 2 छात्रों को अरेस्ट किया गया तो बहुत बवाल हुआ। और बवाल होने के बाद ये पता लगा कि इन छात्रों ने कुछ आपत्तिजनक मैसेज भेज दिए थे प्रफुल्ल पटेल को मोबाइल के थ्रू, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया। और जो वर्तमान सांसद हैं उनका ये भी आरोप है कि मोहम्मद फैज़ल का प्रफुल्ल पटेल पर कि कोरोना काल में वे प्रबंधन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले जो प्रशासक थे उनके समय में जब पहली वेव आई थी तो यहाँ एक भी केस नहीं था और अब यहाँ पर 1,500-2 हज़ार केस हो चुके हैं। इस तरह के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ केरल में जो विपक्ष के नेता हैं वीडी सतीशन, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है कि यहाँ से तुरंत प्रफुल्ल पटेल को हटाया जाए। और केरल के राज्यसभा सांसद हैं ई करीम, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए। इस बारे में मैंने और तहकीकात की तो इसकी जानकारी मुझे जब सामने आई तो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। प्रफुल्ल पटेल का जो टारगेट है वो ये है कि लक्षद्वीप टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए और ज़्यादा टूरिस्ट आने चाहिए कि जिससे यहाँ का विकास हो। वो उनका टारगेट है कि यहाँ पर विकास का कार्य कराया जाए। और उनके विकास के एजेंडे को ही उनका कम्युनल एजेंडा करार दिया जा रहा है। मैंने देखा प्रफुल्ल पटेल ने अपने समर्थन में कुछ तर्क दिए हैं। उन पर 4 आरोप हैं मोटा मोटा। पहला, बीफ खाने पर प्रतिबंध लगाने का। दूसरा, पंचायत चुनावों के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों से अधिक न होने की शर्त लगाने का। तीसरा, गुंडा एक्ट का इस्तेमाल। और चौथा, शराब की बिक्री को इजाज़त देते हुए पर्यटन से संबंधित योजनाएं शुरू करने का। इसके बारे में जो प्रफुल्ल पटेल बात बताते हैं, उनका तर्क है कि देश के ज़्यादातर राज्यों में गोहत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। अगर ऐसा लक्षद्वीप में होता है तो ये क्या बुराई है। और यहाँ पर लक्षद्वीप की 99% आबादी मुस्लिम है। वैसे भी बीफ खाना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो इसे कम्युनल क्यों कहा जा रहा है, ये उनका तर्क है। और पंचायत चुनावों में वो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण करने को और 2 बच्चों के से अधिक को अयोग्य ठहराए जाने को उनका कहना है कि इस तरह के प्रावधान गुजरात सहित कई देशों के राज्यों में लागू हैं और लक्षद्वीप में भी अगर इन्हें लागू किया जाता है तो इसमें क्या गलत है। उनका कहना है कि इससे महिला सशक्तिकरण होगा और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपराध पर काबू पाने के लिए उनका कहना है कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन बिल 2021 यानी गुंडा एक्ट को लागू किया जाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि लक्षद्वीप में गांजे की स्मगलिंग हो रही है
अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। ड्रग्स का भी कारोबार यहाँ फल फूल रहा है और हाल ही में मिनिकॉय द्वीप के पास से कोस्ट गार्ड की टीम ने 500 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स की खेप पकड़ी थी। ऐसे में उनका ये कहना है कि लक्षद्वीप में अपराध नहीं है तो ये गलत है और गुंडा एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये बात भी वो गलत मानते हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सख्ती से इसका पालन किया जाना ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि शराब की बिक्री का जहाँ तक सवाल है, लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए शराब की बिक्री यहाँ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा मुस्लिम बहुल इलाके तो मालदीव और दुबई भी है, वहाँ शराब की नदियाँ बहती हैं, फिर हम मेरे पर ही क्यों इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि उनका विरोध गलत है बिल्कुल भी और अतार्किक है और वे अपने निजी स्वार्थों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वो केवल लक्षद्वीप में डेवलपमेंट का काम कराना चाहते हैं और मोदी सरकार का ये टारगेट है कि इस राज्य को टूरिज़्म के रूप में डेवलप किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। अब अपने तर्क सबके नज़र आ रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर वही एक एजेंडा यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है जो पूरे देश में चल रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मोदी करवा रहे हैं और मोदी का विरोध करने के लिए सारा विपक्ष तैयार बैठा हुआ है। लक्षद्वीप को लेकर मुझे लगता है कि कुछ और भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे। आज मैंने लक्षद्वीप के बारे में जब इंटरनेट को सर्च किया तो मैंने देखा बहुत खूबसूरत जगह है, मेरा तो अब वहाँ जाने का मन कर रहा है। और जैसे ही कोरोना काल की स्थिति नॉर्मल होगी मेरा तो अगला लक्ष्य होगा कि मैं लक्षद्वीप घूम कर आऊँ और देख कर आऊँ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि हम रोज़ाना रात को 10:30 बजे एक कार्यक्रम करते हैं, आज रात का शो, उसमें आप सब मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।